हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिक्स क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी का चैप्टर, इसका नाम है लाइफ प्रोसेस। इस पर मैंने पहले ही 2 लेक्चर बना चुका, पर वो लेक्चर मैंने बोर्ड पे पढ़ाया था तो बोरिंग से हो गए थे और थोड़ा ज़्यादा टाइम लिए थे, इसलिए मैंने इसको पीडीएफ के फॉर्म में बनाया है। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम लोग कवर करने वाले हैं अपने एनसीईआरटी, उसका हम लोग उसमें आपको हैंड रिटेन नोट्स देने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे नोट्स, और हम उसी नोट्स से आपको पढ़ाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। और हर एक चीज को एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से कवर करेंगे ताकि आपका हर एक सवाल बने इस पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, इस पे हम कवर करने वाले न्यूट्रिशन तक, इसके बाद डाइजेशन कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर, लेक्चर ऑफ वन शॉट लिखा है मैं, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन तक कवर करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे देखने ये लाइफ प्रोसेस आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल हैंड रिटेन नोट से मैंने खुद लिखा है अपने हाथों से आपको पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने जो लिखा है कि लाइफ प्रोसेस का यहाँ पे 2 वर्ड मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, इंपॉर्टेंट वर्ड। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, देख पा रहे होंगे इंपॉर्टेंट वर्ड का मतलब क्या है समझिए। लाइफ एंड प्रोसेस, लाइफ मतलब कि जीवन और प्रोसेस मतलब जीवन के चलाने या जीने का तरीका, किस तरीके से जीवन चल रहा है उसी को हमने बोला लाइफ प्रोसेस। देखिए इसका डेफिनेशन भी लिखा है मैंने कि द प्रोसेस विच मेंटेन इंटरनल बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल। मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल प्रोसेस चल रहे हैं, जो कि सर्वाइव हमें जिंदा रखने के लिए जरूरत है, नेसेसरी है, इसी प्रोसेस को हमने बोला लाइफ प्रोसेस। अगर इसको अनदर फॉर्म में लिखना चाहे तो देखिए, ऑल प्रोसेस विच कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव। जितने भी प्रोसेस होते हैं बॉडी में जो कि ऑर्गेनिज्म को अलाइव रख सकें, परफॉर्म टास्क टू मेंटेन द बॉडी कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब हमारे बॉडी में जो इंटरनल प्रोसेस चल रहे हैं ताकि हम सरवाइव कर सके इस अर्थ पे, इस अलाइव रख सके, इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला, लाइफ प्रोसेस। समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से मैं बता रहा हूँ। इंटरनल बॉडी में, जैसे कि बॉडी में क्या क्या फंक्शन चलते हैं, बॉडी में होता है हमारा सपोज के न्यूट्रिशन, जो हम खाना खाते हैं न्यूट्रिशन, उसका होता है डाइजेशन होता है हमारे बॉडी में, और उसके अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन जो खाना खाते हैं डाइजेस्ट होने के बाद सेल तक जाता है, उसके बाद क्या होता है, एक्सक्रेशन, जो वेस्ट मटेरियल है वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये सब बॉडी को प्रोसेस चलता है बॉडी के अंदर ताकि हम अलाइव रह सके। सपोज करिए अगर इसमें से डाइजेशन बंद हो जाए तो हम जो खा रहे हैं वो खाना बंद हो गया, डाइजेशन बॉडी में नहीं जा रहा है तो क्या होगा, बॉडी में डाइजेशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, हम अलाइव ही नहीं रह पाएंगे। तो एक भी प्रोसेस खराब हो गया तो हम अलाइव नहीं रह पा रहे, इसीलिए ये सब के सब हमारे इंटरनल बॉडी में चलते हैं ताकि हम अलाइव रह सकें। तो ये तो हमारा लाइफ प्रोसेस। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखा दिया आपको, एग्जांपल आप देख पा रहे हो, मैंने नीचे लिखा है न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन। यहाँ पे देख पा न्यूट्रिशन मैंने बताया, रिस्पायरेशन सांस लेंगे, सांस नहीं ले पाए तो भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, अलाइव नहीं रह पाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड सर्कुलेशन भी बंद हो जाएगा तो भी अलाइव नहीं रह पाएंगे। एक्सक्रेशन, अगर वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं निकलेगा, अंदर ही जमा होते जाएगा तो भी अलाइव नहीं रह पाएंगे। ये सब का सब था लाइफ प्रोसेस क्या होता है। अब आइए अपने चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, हम बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट पेज पे क्या है मैम, नेक्स्ट पेज में हमारा न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा सा न्यूट्रिशन। जैसे कि हम किसी भी चीज को खा रहे हैं, हम किसी भी फूड को खा रहे हैं तो खाने में हमें क्या मिल रहा है, हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, और न्यूट्रिएंट्स निकालने का जो प्रोसेस है फूड में से, उसको हमने बोला न्यूट्रिशन। देखिए लिखा है मैंने यहाँ पे, इसका डेफिनेशन देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो प्रोसेस हो रहा है बॉडी के अंदर फूड में से न्यूट्रिएंट्स निकाल लेने का, उसी प्रोसेस को हमने बोल दिया न्यूट्रिएंट्स। सो न्यूट्रिशन, किसको निकालना है, न्यूट्रिएंट्स को, किस प्रोसेस से, न्यूट्रिशन के प्रोसेस से, इसको बोला। जैसे कि हम सपोज कर एग्जांपल में मैंने लिखा है राइस खा रहे हैं, तो राइस में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, तो राइस में से क्या निकलेगा, कार्बोहाइड्रेट। दाल खा रहे हैं, पल्स में क्या होता है, प्रोटीन, तो प्रोटीन निकलेगा पल्स में से। ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं, उसमें क्या मिलेगा, विटामिन, मिनरल्स, तो ये सब चीजें निकल रही है। उसके बाद घी खा रहे हैं तो घी में क्या होगा, फैट, घी में आपको मिलेगा फैट। तो आइए आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पे अपने। आई होप आपको न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पेज पे हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हम कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते हैं, बता रहा हूं आपको, 2 तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक, एक होता है हेटेरोट्रॉपिक। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से दिखेगा। ये रहा आपका ऑटोट्रॉपिक और ये रहा आपका हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक समझिएगा। ऑटोट्रॉपिक में जो एग्जांपल आता है वो प्लांट, मैंने एक टेबल सा बनाया है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे टेबल है। ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक के 3 होते हैं, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। इन सबको हम एक एक करके ब्रीफ में देखेंगे अच्छे से। मैं अभी आपको स्टार्टिंग में टेबल दिखा रहा हूँ कि कितने प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में कोई उसका पार्ट नहीं होता, हेटरोट्रॉपिक में 3 होते हैं, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, हमें जल्दी से लेक्चर कवर करना है, वीडियो को उतना लेंदी नहीं करना है, शॉर्ट टाइम में अच्छे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अब आइए हम ऑटोट्रॉपिक पे बात करते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है समझिएगा। ऑटोट्रॉपिक कहने का मतलब है कि द वर्ड, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे जो वर्ड ऑटो, ऑटो इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा ऑटो, ऑटो का मतलब क्या, वो जो रोड पे चलती है वो ऑटो नहीं, ऑटोमेटिक। ऑटो का मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिक समझिए, अपने आप चलने वाला। उसी प्रकार से इसमें जो न्यूट्रिशन होता है ये अपने आप, जैसे कि मैं लिखा देखिए, इट इज द प्रोसेस विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम अ सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल। समझ रहे, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, CO2 और वाटर, ये सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइफ, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है कि जो फूड बना रहा है प्लांट, वो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करके सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये अपना फूड बना रहा है, और खुद बना रहा है, किसी पे डिपेंड नहीं है। ये चीजें याद रखिएगा। प्लांट क्या कर रहा है, प्लांट अपना फूड बना रहा है। कैसे बना रहा है फूड कैसे बना रहा है, फूड सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल। सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है, CO2, वाटर, इनका यूज करके ये जो प्लांट है, ये प्लांट क्या बना रहा है, अपना फूड बना रहा है। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बारे में आपको बताऊंगा अभी तुरंत, क्लोरोफिल होता क्या है, उसका क्या यूज है, कहां पाया जाता है, समझिएगा। अभी इंपॉर्टेंट वर्ड समझिएगा, ऑटो। ऑटो से याद रखिएगा ये चीज, ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक, फूड अपने आप बनाएगा प्लांट, यहाँ पे किसी का हेल्प नहीं चाहिए। किसकी, कैसे बनाएगा, तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स क्या क्या होंगे, CO2, वाटर, इनकी मदद से अपना फूड बनाएगा वो, और सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल बोलते हैं। जैसे सपोज करिए हमें फूड बनाना, तो हमें क्या क्या चाहिए, रॉ मटेरियल हमें चाहिए होता है आलू, प्याज, सब्जी, ये सब हमारे लिए रॉ मटेरियल है। उसी प्रकार से प्लांट के लिए जो रॉ मटेरियल है वो है CO2, वाटर, इनकी मदद से प्लांट अपना फूड बनाता है, खुद बनाता है। तो ये हो गया आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। आई होप आपको समझ में आ गया ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है क्या। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसका सेकंड टाइप था हेटरोट्रॉपी। हेटरोट्रॉपी के आगे बढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन प्लांट किस तरीके से होता है, तो हम वो पढ़ेंगे। आइए देखिए, हमारा जो नेक्स्ट PDF पेज है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट। समझिए, ये अकर्ड किसके द्वारा होता है, फोटोसिंथेसिस। जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर जो सिस्टम चल रहा है, तो हम जो फूड बना रहे हैं अपना, हम फूड कहाँ बनाते हैं, किचन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो फूड बन रहा है प्लांट में, वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बन रहा है। तो प्लांट का किचन कौन, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और प्लांट का सब्जी कौन, रॉ मटेरियल्स कौन, CO2, वाटर, इससे बनाता है प्लांट। प्लांट का फूड क्या बनेगा, ग्लूकोज। आइए हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं अभी। देखिए जैसे कि इस पेज में मैंने लिखा है, ये जो हमारा नोट्स है इसमें, कि ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट कन्वर्ट सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल, the process in which green plant convert simple organic material H2 और CO2 into a complex food material जो कि है C6H12O6 in the presence of chlorophyll and sunlight। समझिए फोटोसिंथेसिस होता क्या है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि प्लांट अपना फूड कैसे बनाएगा, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करेगा, उसके लिए वो सब्जी है, CO2 और वाटर। उसी प्रकार से जो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि जो प्लांट है वो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और अपना फूड बना लेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको कि सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो प्लांट है वो CO2 और वाटर का यूज करके ग्लूकोज बना रहा है। उसके लिए जो खाना है वो ग्लूकोज है। सब्जी हो क्या है बताइए, सब्जी हो क्या है, H2 है, वाटर हो गया, CO2 हो गया, ये सबसे बना रहा है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बना रहा है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। अब यहाँ पे 2 फॉर्म में मैंने लिखा है, देखिए जनरली आपको दिख जाएगा। एक है CO2 H2O और डायरेक्ट C6H12O2H2। ये बैलेंस फॉर्म नहीं है, याद रखिएगा, ये बैलेंस फॉर्म नहीं। बैलेंस फॉर्म जो आता है 6CO2 12H2O C6H12O6 और 6CO2 6H2O।
ये रहता है बैलेंस फॉर्म। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। लाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में CO2 और वाटर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देना ग्लूकोज के फॉर्म में, यही है आपका फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस कि हम लोग किचन में खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के दौरान पहले क्या करते हैं, गैस चलाते हैं, गैस जलाते हैं, उस पर कढ़ाई चढ़ाते हैं। उसी प्रकार से फोटोसिंथेसिस करने में भी कुछ ना कुछ तो इवेंट्स होगा, प्रोसेस होगा। तो इसी प्रकार के बात करने वाले हम लोग नेक्स्ट पेज पे। तो आइए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये रहा हमारा इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के वक्त। 3 तरह के इवेंट्स होते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस के वक्त, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपको पढ़ने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सा समझिएगा। ये सबसे पहले जो हमारा है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। जैसे कि जो हमारे जो प्लांट में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। अब सनलाइट के ऊपर से आया प्लांट पे, तो उसको एब्जॉर्ब तो कोई करेगा ना, तो वो एब्जॉर्ब कौन करता है, वो करता है आपका क्लोरोफिल। या देखिए लिखा है मैंने, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। उसके बाद क्या होता है, वही लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सेकंड प्रोसेस होता है, कन्वर्जन लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और उसके बाद स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल इनटू एंड H+ और O2-। समझिए, जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हुआ, उसके बाद लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में बना दिया, और केमिकल एनर्जी के साथ साथ जो वाटर मॉलिक्यूल्स था उसको H+ और O2- में तोड़ दिया। समझ में आ रहा है आपको, ये आपका सेकंड प्रोसेस था। जो थर्ड प्रोसेस है उसमें क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। समझिए, इस प्रोसेस के लिए आपको वापस पिछले वाले पेज पे जाना पड़ेगा समझने के लिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो कार्बन था पहले नॉर्मल कार्बन था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी नॉर्मल कार्बन था, ये बाद में यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ गया हाइड्रोजन। आपने पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो आपने पढ़ा हुआ कि जब हाइड्रोजन आके अटैच होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन निकल जाए तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन में जो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हुआ है आके देखिए, और किस कंडीशन में हुआ है, पहले CO2 था, बाद में कार्बोहाइड्रेट बन गया है। इसीलिए हमने बोला इसमें थर्ड वाले में आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे कि जो CO2 है उसका रिडक्शन होकर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये चीज। 3 प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को कन्वर्ट कर दिए किसमें, केमिकल में, H2O को तोड़ दिए H+ O2- में, और उसके बाद क्या किए कि जो CO2 था उसका रिडक्शन करवा दिए और ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा दिए। आई होप समझ में आ गया होगा इवेंट्स का क्या है। अब बात करते हैं, मैं बार बार ये वर्ड बोल रहा हूँ, सनलाइट के साथ क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। क्लोरोफिल ही क्या कर रहा है कि लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है। क्लोरोफिल होता क्या है, तो इस पर हम बात करते हैं। क्लोरोफिल का मतलब है कि देखिए, दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनल्स, मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिख के रखा है इसका कि दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनल्स फाउंड इन अ प्लांट सेल के अंदर मिलते हैं। इट कंटेन ए क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, विच एब्जॉर्ब सनलाइट और फोटोसिंथेसिस फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए, क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल जैसे कि प्लांट के अंदर बहुत सारा सेल ऑर्गेनल्स होता है, उसमें एक सेल ऑर्गेनल है आपका क्लोरोप्लास्ट। उसके अंदर क्लोरोफिल मिलता है, और वही क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस करवाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया वो ये चीज। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए। यहाँ पे मैंने एक बहुत ही अच्छे तरीके का डायग्राम बना कर रखा है जो कि एनसीईआरटी के ही जैसा है। तो इस डायग्राम को समझिए ध्यान से, स्क्रीन पे देखिएगा। ये देखिए, ये डायग्राम देख रहे होंगे, ये जो मैंने ये बना के रखा है पूरा का पूरा, इसमें आपको दिख रहा है कि ये बीच वाला जो है ये मिड रिब है, यहाँ पे जाइलम और फेलम है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट में, और ये बीच में मिड रिब है। ये लेमिना है, ऊपर वाले को लेमिना बोलते हैं, और ये वेन है। और ये बीच वाला जो पार्ट है, जैसे कि सपोज करिए ये लीफ है, लीफ का अगर हम बीच से पार्ट काट देते हैं, सब ये मैंने काट दिया, तो इसके बीच में देख रहे हैं ये बीच में स्पेस है, इसको ये स्पेस, इस स्पेस में कुछ ना कुछ तो होगा ना। उसी प्रकार से अगर हमने लीफ को काटा तो बीच में ट्रांसफर सेक्शन काटने के बाद कोई स्पेस आया, मैंने इसको काटा, काटने के बाद ये निकल गया, ये बीच में स्पेस है, इसमें कुछ ना कुछ तो होगा। तो कुछ ना कुछ में इसको मैंने जब जूम करके देखा हमने, तो हमने जूम करके देखा तो हमें ये दिख रहा है। अब ये क्या है, तो सबसे ऊपर वाला पार्ट है प्लांट का, उसको हमने बोला क्यूटिकल। उसके बाद प्लांट के सेल्स हैं, उसको हमने बोला एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद प्लांट के मेन सेल्स हैं जिसमें कि सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि इसको जूम कर देता हूं, ये देखिए आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर वाला जो लेयर है ये रेड कलर का, इसको हमने बोला क्यूटिकल, अपर लेयर। उसके बाद ये है एपिडर्मिस, आप देख रहे हैं। उसके बाद सेल्स प्रेजेंट है, देखिए ये रहा सेल्स।
इस सेल्स के अंदर छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है, जिसको हमने बोला क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? क्लोरोफिल। इसके अंदर है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का काम क्या है? सनलाइट को ऑब्जॉर्व करवाना, फोटोसिंथेसिस करवाना। कैसे? सनलाइट को ऑब्जॉर्व किया, उसके बाद सनलाइट लाइट एनर्जी कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करने के साथ साथ वाटर को तोड़ दिया H+O2- में, और CO2 का रिडक्शन भी करवा दिया। और साथ ही ये जो क्लोरोफिल होता है ना, ये क्लोरोफिल ही रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट की ग्रीन कलर पिगमेंट के लिए। अगर क्लोरोफिल अगर हट जाए प्लांट में से तो प्लांट ग्रीन कलर का नहीं रहता है। देखते धीरे धीरे जब प्लांट पीला पड़ने लगता है, उनमें क्लोरोफिल की मात्रा घटने लगती है, उनमें फोटोसिंथेसिस होना कम हो जाता है, इसीलिए तो वो पीला पड़ने लगता है, फिर धीरे धीरे सूख जाता है। क्यों? फोटोसिंथेसिस कम होने लगा उसमें। क्यों कम होने लगा? क्लोरोप्लास्ट की मात्रा कम गई, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट कम गया, उसके अंदर जो क्लोरोफिल था वो काम करना बंद कर दिया। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपका। तो ये चीजें यहाँ पे होती है प्रेजेंट। तो ये आपका था किस तरीके से प्लांट में होता है न्यूट्रिशन। अब आई होप नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बहुत ही समझना बहुत ही जरूरी है, तो समझते हैं कि जब हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं, कोई भी इस वर्ल्ड में कोई भी ऑर्गेनिज्म जब रिस्पायरेशन करता है तो वो क्या लेता है? हम लोग ऐसे कि एक मिथ है, जब हम लोग सोचते हैं कि एनिमल है वो ऑक्सीजन ले रहा है, CO2 छोड़ रहा है, बाहर एक्सेल कर रहा है। प्लांट है वो CO2 ले रहा है और ऑक्सीजन एक्सेल कर रहा है। ये सबसे बड़ा मिथ है, ये बहुत ही गलत पॉइंट है। आपको बचपन से समझ में ये पढ़ाया जाता है कि प्लांट ऑक्सीजन CO2 लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। गलत। प्लांट जब भी रेस्पायरेशन करेगा, या इस वर्ल्ड में कितने भी ऑर्गेनिज्म है कोई भी रिस्पायरेशन करेंगे, तो वो क्या करेंगे? वो अपना ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं। ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 निकालते हैं। तो आप बोलिए कि फिर प्लांट O2 कैसे निकालता है? तो प्लांट O2 निकालता है कब? जब वो फोटोसिंथेसिस करता है, जब वो सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करके ग्लूकोज बनाता है, तब 6O2 का रिलीज करता है। फोटोसिंथेसिस के वक्त ही ऑक्सीजन रिलीज करता है प्लांट, ना कि रिस्पायरेशन में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। समझिएगा ध्यान से, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस में नहीं। ये क्या करता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तभी वो क्या करेगा? O2 रिलीज करेगा। अगर सिर्फ रिस्पायरेशन कर रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा? प्लांट CO2 निकालेगा। इसीलिए रात में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो ये ऐसा माना बोलते हैं लोग कि रात में प्लांट CO2 निकालता है और O2 लेता है। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है, समझिएगा। प्लांट रात हो या दिन हमेशा जब रिस्पायरेशन करेगा तो CO2 निकालेगा, O2 लेगा। लेकिन दिन में प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करता है साथ में, इसीलिए प्लांट O2 रिलीज करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और मैंने बता दिया यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिखा है, ऊपर का वो दोनों पॉइंट वही है जो मैंने बताया। फिर ये पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल होता है, मैंने डायग्राम में समझा दिया अच्छे से। और उसके बाद क्लोरोफिल जो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन कलर पिगमेंट के लिए। वो पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा आपका, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर मेरे से, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। और आपको ये नोट्स मिल जाएगा PDF के फॉर्म में। अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं आप कमेंट में कि मुझे ये नोट्स चाहिए सर, मैं दे दूंगा। आइए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैंने जैसे कि बात की हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में, अब बात करेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। ये क्या होता है? तो समझिए, यहाँ पे मैंने डिफिनेशन भी लिख रखा हूँ अच्छी तरीके से आपके लिए ही, कि इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड टू सर्वाइव। यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। आलसी ऑर्गेनिज्म है, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, किसी और पे डिपेंड होते हैं, दूसरे पे डिपेंड है, अपना खाना खुद नहीं बनाएगा। एनिमल्स एग्जाम्पल में, ह्यूमन बींग्स, हम बहुत आलसी हैं, अपना काम खुद करते नहीं है, दूसरे पे छोड़ देते हैं। इसीलिए समझिए यहाँ पे जो एक और चीज समझिएगा, मैंने यहाँ पे बताया था उसमें ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब ऑटोमेटिक। यहाँ भी एक वर्ड है, समझिएगा। यहाँ पे जो वर्ड है वो हेटेरो। हेटेरो का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा होमो, हेटेरो। हेटेरो का मतलब दो, होमो का मतलब एक, तो हेटेरो मतलब दो। यहाँ से याद रखिएगा, हेटेरो जब भी आए यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म डिपेंड करेंगे, एक पे दूसरा करेगा, ठीक है। तो इन दिस प्रोसेस में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फॉर फूड, ताकि सर्वाइव कर पाए। ह्यूमन बींग, अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है किस पे? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। अब आइए देखते हैं कि टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक क्या क्या होता है। हेटेरोट्रॉपिक के 3 टाइप होते हैं, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। तीनों समझिएगा। सैप्रोफाइटिक का मतलब समझिएगा, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में तो लिख दिया हूँ मैं, देखिए। इन दिस प्रोसेस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर सर्वाइव, जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई।
मतलब यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए चीजों पे डिपेंड करेंगे। जैसे ये सपोज करिए कोई जानवर मरा हुआ है, उसमें देखिए बहुत सारा बैक्टीरिया लगा हुआ होता है। वो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, अपना फूड ले रहा है, किससे? डेड एंड डिकेइंग मैटर से। सपोज कि आपके घर में ब्रेड है, ब्रेड में माउड लग गया, 3-4 दिन छोड़ दिया आपने उसको पानी में भिगा के, उसके में बैक्टीरिया लग जाता है। बैक्टीरिया क्या करता है, अपना फूड लेता है डेड एंड डिकेइंग मैटर से, क्योंकि वो सड़ा हुआ गला हुआ चीज हो गया, उससे अपना खाना ले रहा है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद आता है आपका पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जाके उनसे अपना फूड लेते हैं, लेकिन बिना उनको किल किए हुए, बिना उनको मारे हुए। सपोज करिए आपके बॉडी पे जू होंगे, सर पे जू होंगे, तो वो जू आपके ब्लड सक कर रहे हैं आपके हेड से, लेकिन आपको मार नहीं रहे हैं। मॉस्किटोज आपको काटते हैं, हर दिन काटते हैं आके, लेकिन वो आपको मारते नहीं, अपना सिर्फ फूड लेके चले जाते हैं। तो जो पैरासाइटिक होता है वो क्या करता है कि दूसरे में से अपना फूड ले लेता है बिना उसको मारे हुए, बिना किल किए हुए। ठीक है, अब आते हैं तीसरा जो है होलोजोइक। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि इसमें इन्वॉल्व होता है बहुत सारे प्रोसेस, जैसे कि इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद आता है एसिमिलेशन, एक्सक्रेशन, और इसको बोलते हैं और सॉलिड और लिक्विड मटेरियल का। जैसे कि मैंने देखा डेफिनेशन में, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हूँ आपके लिए ही है। ये देखिए, in this process the mode of reproduction involves the process of ingestion, digestion, absorption, assimilation, excretion। लिक्विड और सॉलिड मटेरियल का डाइजेशन, एक्सक्रेशन होना, ये एक प्रोसेस है। और ये होलोजोइक बोलते हैं। होलोजोइक क्यों बोलते हैं? क्योंकि एनिमल्स में क्या होता है, माउथ से लेके एनस तक पूरा का पूरा हॉलो है, कहीं भी क्लोज पार्ट नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है। तो होलोजोइक याद रखने के लिए एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग में पूरा याद रखिएगा, माउथ से लेके एनस तक पूरा का पूरा हॉलो होता है, इसलिए इसको होलोजोइक बोलते हैं। और ये एनिमल और ह्यूमन बीइंग में होता है। तो आई होप आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अगर कुछ क्लियर नहीं है तो हमने पूरा प्लांट पढ़ लिया, किस तरीके से प्लांट में न्यूट्रिशन लिया जाता है। अब देखेंगे ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर न्यूट्रिशन का क्या क्या, किस तरीके से जाता है, कैसे जाता है, सब देखेंगे अच्छी तरीके से, टेंशन नहीं लेना। तो ये स्टार्ट करते हैं। जैसे देख रहे होंगे आप स्क्रीन में कि मैंने लिखा हुआ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, देखिए ह्यूमन बीइंग के जैसे मैंने बता दिया कि जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक। और हेटेरोट्रॉपिक के 3 पार्ट, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। और होलोजोइक में ह्यूमन आता है, क्योंकि होलोजोइक में क्या क्या होता है, इजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एक्सक्रेशन, ये सारे प्रोसेस होते हैं सॉलिड और लिक्विड फॉर्म का। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग के अंदर है, ये होलोजोइक के अंदर है। बॉडी में एलिमेंट्री का होता है होलो, इसीलिए इसको होलो भी बोलते हैं। तो समझिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि देयर आर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक होते हैं। जो प्रोसेस किस प्रोसेस से होता है न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो पहला है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन। इस प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रिशन लिया जाता है हमारे बॉडी में अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर। न्यूट्रिशन का मतलब मैं बता चुका हूँ कि किस तरीके से फूड में से न्यूट्रिएंट्स को निकालना को ही न्यूट्रिशन बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा, किस तरीके से फूड में से न्यूट्रिएंट्स को निकालना, न्यूट्रिएंट्स को निकालना को न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर जो हम लोग खा रहे हैं, उसमें से जो हम लोग खाना खा रहे हैं, खाने के अंदर से किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स निकालेंगे, इन चीज़ों को हम अभी देखने वाले हैं इस प्रोसेस में। और ह्यूमन बीइंग के न्यूट्रिशन कैसे होगा। तो आइए हम अपने अगले पेज की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा सेकंड पेज नंबर, हमारा सेकंड पीडीएफ। और इस पीडीएफ में आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर डाइजेशन लिखा है। जो हमारे बॉडी में जो पहला प्रोसेस होता है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैं आपको डिफिनेशन पहले बताता हूँ कि डिफिनेशन क्या लिखा है मैंने, कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। समझ रहे हैं, ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल बाय द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, केमिकल में एंजाइमेटिक, कॉल्ड डाइजेशन। हमारे बॉडी में जो हम खा रहे हैं वो लार्जर मॉलिक्यूल है, और उसको सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ के, स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ के बनाना डाइजेशन का काम है, हमारे बॉडी का काम है, ताकि उसको हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। और ये किस प्रोसेस से होता है, तो फिजिकल और केमिकल। फिजिकल जैसे कि हमारा दांत है, दांत में क्या होता है, हम लोग चबाते हैं इसको, तो ये फिजिकल प्रोसेस हो गया। केमिकल प्रोसेस कहने का मतलब जैसे कि हमारे बॉडी में जो इंजाइम्स है वो वर्क कर रहे हैं फूड को डाइजेस्ट करने में, तो डैट इज कॉल्ड केमिकल प्रोसेस। ये केमिकल प्रोसेस होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये डाइजेशन, अगला लाइन देखिए आप, अगला लाइन देख पा रहे हैं, डाइजेशन अकर्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेशन है वो कहाँ अकर होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अकर होता है। ऐसी सिस्टम क्या है, जहाँ पे हमारा पूरा पाचन तंत्र,
जहाँ पे डाइजेशन हो रहा है उसको हमने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आगे देखिए क्या लिखा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो माउथ से स्टार्ट होकर एनस पे खत्म होता है, और यही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन हो के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बने हैं ताकि हमारे फूड को इजिली डाइजेस्ट किया जाए, इजिली एब्जॉर्ब किया जाए। तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड इन कहाँ होता है, इन टू एनस, ठीक है। और एलिमेंट्री कैनाल आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट इनटू डिफरेंट स्ट्रक्चर, समझ रहे। जैसे कि मैंने बताया एलिमेंट्री कैनाल फर्दर आगे जाके अलग स्ट्रक्चर लेता है, आगे अलग स्ट्रक्चर लेता है, और फाइनली एनएस पे खत्म होता है। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर क्यों बन रहे हैं, ताकि हमारा बॉडी में जो फूड आ रहा है उसको इजीली डाइजेस्ट किया जा सके, इजीली एब्जॉर्ब किया जा सके। आइए अपने आगे के पेज तक बढ़ते हैं। अब आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ये हमारा थर्ड पीडीएफ, इसमें देखिए इस पर जो मैंने लिखा है कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है आगे किन किन स्ट्रक्चर में जाके बदलता है। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले वो है ओसोफेगस। ओसोफेगस ओसोफेगस ऐसे माउथ क्या होता है, फेरिंग्स। इस वाले पार्ट को हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। माउथ तो जानते हैं आप लोग। फेरिंग्स धीरे धीरे आगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज कॉल्ड ओसोफेगस। और इसकी जो लेंथ होती है वो करीब 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर के आसपास होता है ये। ट्वेंटी 25 सेंटीमीटर के आसपास इसकी लेंथ होती है। उसके बाद ये फर्दर क्या होता है कि स्टमक में, यहाँ पेट, हमारा पेट स्टमक में चला जाता है। ये कन्वर्ट होता है धीरे धीरे उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फाइनली आके एनस पे खत्म होता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद ये जो डाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारा जो फूड का डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ से, ठीक है। माउथ से स्टार्ट होता है और उसके बाद खत्म कहाँ पे होता है, इंटेस्टाइन में डाइजेशन खत्म हो जाता है हमारा। आगे लाइन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि व्हेन वी ईट फूड इट इज ए लार्ज फॉर्म बट आवर बॉडी नॉट डायरेक्टली अब्जॉर्ब इट, दैट्स वाई फ्रॉम बाय द प्रोसेस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल वी नो कॉल्ड डाइजेशन। समझिए जब हम कुछ खा रहे हैं तो हमारे बॉडी में, जैसे कि हम सपोज करें राइस ले रहे हैं, तो राइस डायरेक्टली हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, इसलिए उसको स्मॉलर फॉर्म में तोड़ के डाइजेस्टिव के लाइक, एब्जॉर्बेल के लाइक बनाया जाता है ताकि हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब करे। और हम सभी लोग जानते हैं कि इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा फूड है जो किस किस चीज़ों में ब्रेक होता है, जैसे कि हम जो खा रहे हो किस चीज़ों में ब्रेक होता है, हम लार्जर मॉलिक्यूल खा रहे हो, सिंपल किस मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है कि एब्जॉर्ब हो पाता है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है और एक अच्छा सा डायग्राम है यहाँ पे आपके लिए। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने लिखा है फूड ब्रेक डाउन इनटू द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ब्रेक होता है मोनोसेक्राइड में। आप सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट एक सेक्राइड्स का बहुत सारे छोटे छोटे सेक्राइड के मिलके एक पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड है वो, और पॉलीसेक्राइड का छोटा यूनिट क्या होता है, मोनोसेक्राइड। तो हमारा बॉडी है जो मोनोसेक्राइड को एब्जॉर्ब करता है, पॉलीसेक्राइड को तोड़ के मोनोसेक्राइड बनाता है। उसके बाद फैट, तो फैट का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में एब्जॉर्ब करता है हमारा बॉडी। उसी प्रकार से प्रोटीन है जो स्मॉलेस्ट फॉर्म होता है अमाइनो एसिड। ये प्रोटीन है जो पेप्टाइड्स का चेन होता है, स्मॉल अमीनो एसिड मिलके एक बड़ा सा प्रोटीन का चेन बनाते हैं। तो प्रोटीन को तोड़ के अमाइनो एसिड के फॉर्म में हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब करता है। अब ये जो इमेज है ये देख पा रहे होंगे, मैं इसको जूम करता हूँ। ये हमारे पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। देखिए समझिएगा, ये हमारा जो आप देख पा रहे होंगे ये पूरा का पूरा वॉइसोफेगस है, ठीक है। ये माउथ है जहाँ से फूड इंटर होता है, एंड दिस इज फेरिंग्स। फेरिंग्स में क्या होता है, क्या होता है, दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक होते हैं आगे की ओर, एक होते हैं पीछे की ओर, पोस्टेरियर, एक होते हैं वेंट्रल। आप समझिए पहले पोस्टेरियर वेंट्रल क्या होता है। जैसे कि हमारा ये बॉडी है, ये वेंट्रल है, ये पीछे, ये पोस्टेरियर है। जिस तरफ से ऑर्गेनिज्म घूम जाए वो हो गया हमारा वेंट्रल, और जिधर से घूम ना पाए उधर हो गया पोस्टेरियर। तो हमारा ये जो इधर से हम घूम नहीं सकते इसलिए हम पोस्टेरियर हो गया, और ये हो गया वेंट्रल। तो पोस्टेरियर पार्ट पे या डॉर्सल, समझिए वेंट्रल और डॉर्सल, ये डॉर्सल पार्ट पे हमारा डॉर्सल है, ये वेंट्रल है। जिधर से ऑर्गेनिज्म घूम ना पाए वो डॉर्सल, जिधर से घूम जाए वो वेंट्रल। तो जो हमारा डॉर्सल पार्ट पे है, डॉर्सल पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है, हमारा ओइसोफेगस, या उसको आप बोल लीजिए कि हमारा है क्या, गलेट। और आगे की तरफ क्या होता है, ग्लॉटिस, जो कि फर्दर डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ट्रेकिया में। ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है ऐसे, ये एक्चुअली है क्या, ये है आपका ग्लॉटिस,
और यही ग्लॉटिस फर्दर जाके ट्रेकिया बन जाता है जिसमें कि एयर जाते हैं, ठीक है। और इस ग्लॉटिस को कवर करता है एक एक फ्लैप कार्टिलिजिनस एक कवर होता है, ढक्कन, जिसको हम लोग बोलते हैं इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस नाम का एक होता है यहाँ पे स्ट्रक्चर जो कि ढक्कन की तरह काम करता है। ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट होता है बिल्कुल ढक्कन, ठीक है। तो उस तरीके का ढक्कन होता है जिसको कवर करके, ये ढक्कन बना हुआ होता है कार्टिलिजिनस से, ठीक है। और ये होता है क्या, कवर करता है ताकि जब हम लोग कुछ खाएं, जब हम लोग निगले स्वैलो करें तो उसमें जो फूड है वो ना जाए, वो बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद क्या करता है, फूड जाता है कहाँ, ओइसोफेगस में, जो कि है गलेट, जिसके अंदर जाता है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, यहाँ से जाता है। और ये फर्दर यहाँ पे, यहाँ से सीधे स्टमक में, स्टमक पे जाने से पहले ये देख रहे होंगे आप, डाइफार्म है यहाँ पे, ये डाइफार्म है। और डाइफार्म को क्रॉस करता है, डाइफार्म को क्रॉस करने के लिए एक होल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइटस। वहाँ से बहुत सारे नर्व्स पास होते हैं, वेगस नर्व, वो हाइटस से जाता हुआ फिर स्टमक में जाता है। स्टमक में एंट्री करने से पहले यहाँ पे एक स्फिक्टर होता है, जिस स्फिक्टर को नाम बोलते हैं हम लोग कार्डियक स्फिक्टर, मैं आगे बताऊंगा। फिर स्टमक में आने के बाद ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाने के बाद फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद फाइनली एनस से बाहर। अब आई होप सारा समझ में आया होगा। पहले फूड कहाँ जाता है, माउथ में, माउथ से कहाँ जाता है, फेरिंग्स में। पहले माउथ नंबर 1, फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स से फिर ओसोफेगस, ओसोफेगस से कहाँ गया, स्टमक, स्टमक से कहाँ गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे कि ड्यूडनम है, जेजनम भी उसी में आ जाएगा, इलियम भी उसी में आ जाएगा। फिर कहाँ के, लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, और फाइनली एनस से कहाँ, बाहर। आई होप आपको पूरा पूरा क्लियर होना चाहिए यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा कि डाइजेशन इन माउथ। अब हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे बारीकी से ताकि आपको समझ में आए, कहीं क्लियर, कहीं भी डाउट ना हो, सब कुछ ही किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले जब हम कुछ खाते हैं तो डाइजेशन हमारे माउथ में होता है। माउथ में कैसे होता है समझिए, जब हम कुछ खाते हैं उसको बहुत देर तक उसको हम लोग चबाते रहते हैं, उसको च्यूइंग करते हैं, तो आप लोग को फील आता है वो मीठा मीठा लग रहा है। मीठा मीठा कैसा लगता है, और हमेशा जब भी कुछ खा रहे हैं तो उसमें वाटरी लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है। वाटरी लाइक स्ट्रक्चर कैसे आता है आपको ये समझना होगा, क्यों आता है ये भी समझना होगा। जब हम सिर्फ वाटर ही नहीं आता, हमारा जो माउथ है सलाइवा रिलीज करता है, डेट इज कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड। हमारे माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है इधर इधर, ये क्या करता है, सलाइवा रिलीज करते हैं। और सलाइवा में क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज, और उसके बाद उसमें होता है क्या, टाइलिन, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट का। ये क्या लिखा है मैंने, फिर फूड एंटर इन अ माउथ, यू स्टार्ट चूइंग एंड मैस्टिकेशन, यू फील लाइक अ वाटरी सब्सटेंस, आपको लगता है कुछ पानी टाइप का आ रहा है, वो एक्चुअली में है क्या, सलाइवा है। सलाइवा का पीएच क्या होता है, 6 है। सलाइवा क्या कंटेन करता है, सलाइवरी अमाइलेज, अमाइलेज में क्या होता है, टाइलिन, और ये टाइलिन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है कि कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्च के लिए होता है। स्टार्च मतलब यहाँ पे सॉरी, कार्बोहाइड्रेट ही सिर्फ डाइजेस्ट हो सकता है, यहाँ पे प्रोटीन फैट कुछ डाइजेस्ट नहीं होता है। और यहाँ पे जो मैंने वर्ड यूज़ किया डेट इज सलाइवरी अमाइलेज, आप हमेशा जब भी देखिएगा जहाँ पे ये वर्ड अमाइलेज आ गया ना, अमाइलेज का मतलब ही है कि ये कार्बोहाइड्रेट के लिए है। अमाइलेज का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं। तो समझिए यहाँ पे जो होता है, जैसे कि मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट एक सैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड, उसका टूट टूट के वो मोनोसैकेराइड बनता है और उसको हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो कार्बोहाइड्रेट है, जो स्टार्च है, इसका जो डाइजेशन होता है ओनली 30% होता है, इसलिए इसको डाइसैकेराइड में तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड में नहीं। अगर मोनोसैकेराइड में टूट गया होता तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो गया होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे सिर्फ डाइसैकेराइड में टूट रहा है। याद रखिए, मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, मतलब अभी भी पूरी तरह से सिंपल फॉर्म में नहीं आया है। और यहाँ पे जो हम लोग अगर कच्चा कुछ खाते हैं, कच्चा चावल खाइएगा तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन कुकड होना चाहिए, बॉइल्ड होना चाहिए, तभी इस चीज़ को ये डाइजेस्ट कर पाता है और एब्जॉर्ब कर पाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके आगे, हाँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो माउथ में ओनली डाइजेशन होता है किसका, अकर्ड इन कार्बोहाइड्रेट और उस बॉइल्ड और कुक्ड स्टार्च का होता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, आफ्टर डाइजेशन इन माउथ में डाइजेशन हो जाने के बाद क्या होता है, जो फूड है वो पास करता है ओसोफेगस में, टंग की मदद से हम लोग फूड क्या करते हैं, फेरिंग्स में ढकेलते हैं, और फेरिंग्स के बाद ये ओसोफेगस में आता है। ओसोफेगस से धीरे धीरे नीचे होकर स्मूथली मूवमेंट करके कहाँ आता है, स्टमक में। अब ओसोफेगस लंबा सा ट्यूब स्ट्रक्चर है, सपोज करिए दिस इज ओसोफेगस, और इसमें खाना यहाँ से जा रहा है, तो ये इतना ऐसे कैसे चला जाएगा, इसके अंदर क्या होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, ये सब पचकता है। ठीक है, ऐसे फॉर्म में जैसे कि ये है, ये इस फॉर्म में फूड को आगे ढकेलता है, आगे ढकेल के यह कहाँ ले जाता है, स्टमक तक। तो इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। मैंने यहाँ लिखा देखिए,
ओसोफेगस के पास कोई भी एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। ओसोफेगस के पास कोई भी एंजाइम नहीं होता है, नॉट कंटेन एंजाइम फॉर डाइजेशन। फर्दर फूड पासेस फ्रॉम ओसोफेगस टू स्टमक बाय द क्रॉसिंग डाइफार्म। मैं बता चुका हूँ, डाइफार्म क्रॉस करके ये जाता है, जिसको हाइटस बोलते हैं, जिस जगह से ये क्रॉस करता है वहाँ से और भी बहुत सारे नर्व क्रॉस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट। जैसे कि मैंने बताया, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू ये इस तरीके से हो के फूड को नीचे ले जाता है। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम पढ़ने वाले स्टमक। स्टमक में क्या होता है, कैसे होता है सब कुछ, आइए देखते हैं स्टमक क्या है। स्टमक स्टमक क्या, स्टमक एक बैग लाइक जे शेप स्ट्रक्चर है। स्टमक एक जे शेप स्टमक स्ट्रक्चर है जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक थैले जैसा एक बड़ा सा थैला है जिसका जो शेप है वो जे शेप्ड है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। और इसका जो पीएच होता है वो 1 to 3 होता है। जैसे यहाँ पे मैं देखिए लिख रखा है हाईली एसिडिक पीएच है। तो यहाँ पे हाईली एसिडिक क्यों होता है मैं भी आगे बताऊंगा, क्योंकि समझ लीजिए हाईली एसिडिक इसलिए होता है ताकि यहाँ पे जो बैक्टीरिया वगैरह ना पनपे, इसको किल कर सके। क्योंकि जितना ज़्यादा एसिडिक मीडियम होगा उतना ज़्यादा किलिंग ऑफ, मतलब उतना ज़्यादा ऑर्गेनिज्म यहाँ पे नहीं पनप पाएंगे, क्योंकि जो फेवरेबल कंडीशन होता है बैक्टीरिया के लिए वो एसिडिक नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। आइए देखते हैं कि ओपनिंग ऑफ स्टमक, देखिए मैं लिखा है ओपनिंग ऑफ स्टमक इज गार्डेड बाय एन स्फिंक्टर कॉल्ड ए कार्डिक स्फिंक्टर। जब ओसोफेगस इंटर होता है स्टमक में तो वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, एक समझिए कि एक रोक लगा, बैरियर है। वो बैरियर रोकता है फूड को अंदर जाने से, समझिए। तो वो जब फूड अंदर जाता है तो वो इंस्पेक्टर ओपन होता है और उसके अंदर फूड जाता है, और उसका काम क्या है, बैक फ्लो नहीं होने देना। सपोज करें स्टमक में फूड चला गया, और स्टमक में फूड चला गया तो फूड वापस ऊपर की ओर ना चला जाए, उसको रोकने के लिए वहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ है, एक स्फिंक्टर लगा हुआ है। स्फिंक्टर बोलते हैं उसको। कार्डिक स्फिंक्टर क्यों बोलते हैं मैं ये बताऊंगा आपको। और उसको और भी एक नाम से बोलते हैं, उसका नाम है गैस्ट्रोओसोफेजियल स्फिंक्टर। गैस्ट्रो जो वर्ड है ये गैस्ट्रो आप देख पा रहे होंगे। हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं ये स्टमक के लिए यूज करते हैं। स्टमक के लिए कोई भी आपका जो वर्ड होता है साइंटिफिकली वर्ड, वो गैस्ट्रो ही होता है। और ओसोफेगस का ओसोफिजियल स्फिंक्टर जो कि बैरियर है, तो गैस्ट्रोओसोफिजियल स्फिंक्टर। अब आगे देखिए, यहाँ स्फिंक्टर एक नथिंग बट अ मसल्स मॉडिफिकेशन। ये मसल्स का मॉडिफिकेशन ही होके इस तरीके से वहाँ मसल से जा रहा था, ऐसे रुक गया यहाँ पे, ताकि बैक फ्लो नहीं हो पाए वापस खाने का, ठीक है। ये प्रिवेंट करता है किससे, बैक फ्लो से बचाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, ये प्रिवेंट करता है किस चीज़ से, बैक फ्लो ऑफ फूड से। देख पा रहे हैं आप। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे स्टमक मैंने बना कर रखा, बहुत प्यारा सा स्टमक है। ये देखिए स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट कार्डियक, दूसरा फंडस, तीसरा बॉडी, चौथा पायरोडस। कार्डियक में क्या होता है, कार्डियक में ये स्टार्टिंग का देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे, दिस इज कार्डियक रीजन, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। और ये ओसोफेगस यहाँ इंटर हुआ तो यहाँ पे क्या होता है कि ये स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। और इस स्फिंक्टर का नाम कार्डियक स्फिंक्टर क्यों रखा गया है, क्योंकि ये कार्डियक रीजन के ही पास में है। और गैस्ट्रोओसोफेजियल क्यों, क्योंकि ये गैस्ट्रो में इंटर कर रहा है, स्टमक में गैस्ट्रो वर्ड यूज होता है, और ओसोफेजियल स्फिंक्टर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्यों होता है। और ये हमारा फंडस, इस रीजन में क्या होता है, फूड नहीं जाता। इस रीजन में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं वॉल पे, दीवार मतलब वॉल मतलब दीवार पे स्टमक के, जो कि एंजाइम सिक्रीट करते हैं ताकि डाइजेशन हो सके। और ये रहा बॉडी रीजन, यहाँ पे क्या होता है, मसल्स का बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये रहा पायरोडिक रीजन, ये फर्दर आगे जाके ओपन होता है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आई होप क्लियर हो गया होगा आपका। आगे देखिए, मैंने यहाँ पे वही चीज़ लिख रहा है कि द नेम कार्डियक स्फिंक्टर बिकॉज द नियर टू द रीजन कार्डियक ऑल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ फंडस। फंडस रीजन में क्या है, सारा का सारा एंजाइम्स प्रेजेंट है। आई होप पूरा का पूरा आपका क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। इस वाले डायग्राम में देखिए आप ध्यान से कि जो फंडस रीजन है कंटेन एंजाइम्स। फंडस रीजन क्या करता है, एंजाइम कंटेन करता है। फंडस रीजन कंटेन एंजाइम लाइक कॉल्ड, लाइक ये देखिए, लाइक कौन सा, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक अमाइलेज। फंडस रीजन जो एंजाइम के कंटेन करता है उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है और गैस्ट्रिक ग्लैंड एंजाइम कंटेन करता है। फंडस रीजन में जो सेल्स प्रेजेंट है, सपोज करिए फंडस रीजन था, आप एक बार बैक पेज पे आते हैं, आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये फंडस रीजन है। यहाँ पे ना छोटे छोटे स्मॉल 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 ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जो कि एंजाइम सिक्रीट करते हैं, देते हैं बॉडी के अंदर, और यहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है। तो ये जो स्मॉल सेल्स, इसको हम लोग बोल रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड है, और ये रिलीज कर रहे हैं क्या, एंजाइम्स। और कौन कौन से एंजाइम रिलीज कर रहे हैं, आइए देखते हैं। ये रिलीज कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है पेप्सिनोजेन,
पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक अमाइलेज। देखिए अमाइलेज फिर से बढ़ आ गया यहाँ पे, गैस्ट्रिक क्यों लगा, क्योंकि ये स्टमक की बात हो रही है, और ये अमाइलेज क्यों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। ये लाइपेज, जो कि लाइपेज जब भी आए फैट डाइजेशन में आएगा बात। और ये प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजन ये होता है आपका डाइजेशन में हेल्प करता है स्टमक के, और मेनली यही प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। और स्टमक में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, और ओनली 1% इमल्सिफाइड फैट, मैं आगे बताऊंगा इमल्सिफाइड क्या होता है, इमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन होता है। यहाँ पे एक मैंने लिख रखा है। और ये जो गैस्ट्रिक अमाइलेज मेनली वर्क नहीं करते, क्योंकि ये दोनों जो पीएच पे वर्क करते हैं वो पीएच होता है स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एल्कलाइन। पर आपको पता है कि जो स्टमक का जो मीडियम होता है वो स्लाइटली और स्लाइटली नहीं होता है, वो हाईली एसिडिक होता है। इसलिए यहाँ पे मेनली ये वर्क नहीं करते, ये बस 1% फैट को डाइजेस्ट कर पाता है, बाकी ये वर्क नहीं करता। आई होप क्लियर होगा आपका ये चीज़। अब देखिए मैं बता चुका हूँ कि स्टमक के पास क्या होता है, स्टमक के पास जो सेल्स होते हैं, जो कि ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जो कि एंजाइम सीक्रेट करते हैं। कौन कौन सा सेल होता है ये देखिए, स्टमक के पास गॉबलेट सेल होता है, पेराइटल सेल होता है, पेप्टिक सेल होता है। गॉबलेट सेल का काम क्या है, सीक्रेट करते हैं म्यूकस। म्यूकस क्या, आप कभी कभी देखते हो अचानक से खांस रहे तो कुछ कुछ मुंह से वाइट वाइट पार्ट निकल जाता है, जिसको आप लोग गंदगी समझते हैं, एक्चुअली में वो म्यूकस है। वो क्या करता है, फूड को पूरा ऐसे ऊपर से कवर कर लेता है, उसके बाद अंदर ले जाता है ताकि डाइजेशन में आराम से इजीली मूवमेंट हो पाए हमारे अंदर। और ये क्या करता है कि हमारे स्टमक के अंदर जो फूड के ऊपर पूरा पूरा अच्छे से बंद कर लेता है, फूड को कवर करता है ताकि एसिडिक मीडियम से बचा सके। ठीक है, और हमारा जो सेल है, सपोज करिए आपको पता है कि पूरा स्टमक में एसिडिक मीडियम हो रखा है, तो हो सकता है वो एसिडिक मीडियम के कारण हमारा जो सेल है, सेल भी डैमेज हो जाए, तो सेल के ऊपर कवर कर लेता है पूरा हमारा पूरा स्टमक को ये म्यूकस, ताकि क्या कर सके, वो हमारे सेल को बचा सके खराब होने से। ये रहा आपका पेराइटल सेल, ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है HCl, और ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है एंजाइम को। किसको एक्टिवेट करता है, एंजाइम्स को, और किल करता है बैक्टीरिया को। ठीक है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है क्योंकि हमारा जो थर्ड सेल है पेप्टिक सेल, जो कि चीफ सेल है, जाइमोजेन सेल है, मेन सेल है, हेल्प करता है डाइजेशन में। ये क्या करता है, इनएक्टिवेट सेल को बनाता है, इसलिए इसको एक्टिवेट करने के लिए कौन है, पेराइटल सेल। आपको इतना डीपली नहीं पढ़ना, मैं थोड़ा सा और ब्रीफ में बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये क्या करता है, हेल्प करता है डाइजेशन में। और ये कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज करते हैं, देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन, ये सब का सब ये क्या है आपका, इनएक्टिव है, एक्टिव फॉर्म में नहीं। एक्टिवेट कौन करेगा इसको, पेराइटल सेल। आई होप आपका पूरा पूरा क्लियर होगा यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करना है वीडियो को। ये देखिए, मेनली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर्ड इन स्टमक। मेनली क्या होता है, डाइजेशन किसका होता है, स्टमक में प्रोटीन का, बता चुका हूँ, 1% इमल्सिफाइड फैट का। आफ्टर डाइजेशन इन स्टमक टेक प्लेस, फूड मूव टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब देखिए, जब डाइजेशन हो गया अच्छे से स्टमक में, तो फूड क्या होगा, फूड कहाँ जाएगा, फूड जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए मैं आप यहाँ से वापस मैं आपको पिछले 2 पेज पे लाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि स्टमक का जो आखिरी पार्ट है, दैट इज पाइलोडिक रीजन, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में घुसेगा, तो यहाँ पे भी एक इंस्फिक्टर प्रेजेंट होता है। इंस्फिक्टर को बोलते हैं पाइलोडिक इंस्फिक्टर। पाइलोडिक इंस्फिक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पाइलोडिक रीजन के पास है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये यहाँ पे इसको बोलते हैं ना पाइलोडिक इंस्फिक्टर। उसके बाद आते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, पहला ड्यूडनम, दूसरा जेजनम, तीसरा इलियम। ड्यूडनम क्या होता है, सी शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका जो पीएच होता है ऑलमोस्ट होता है 7 पॉइंट, आप रख लो 4। ठीक है, ये इसका पीएच होता है। और यहाँ पे जेजनम है जो कि क्वाइल्ड होता है, और इलियम जो हाईली क्वाइल्ड, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होता है मेनली। और जो ड्यूडनम और जेजनम मिला के इन दोनों में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, यहाँ पे सब कुछ का डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ड्यूडनम, ड्यूडनम में क्या होता है कि जो फूड है ड्यूडनम में आ चुके हैं स्टमक से। इन ड्यूडनम में जो क्या होता है, हमारा जो क्या लीवर है, लीवर क्या करता है, लीवर हमारा बाइल जूस बनाता है। ठीक है, बाइल जूस लीवर बनाया, और लीवर बाइल जूस बना के उस गाल ब्लैडर को भेजता है, और गाल ब्लैडर क्या करता है, लीवर को 7 to 8 टाइम कॉन्सेंट्रेट करता है। ठीक है, जो गाल ब्लैडर है वो लीवर के जो बाइल जूस जो बनाया, बाइल जूस को 7 to 8 टाइम कॉन्सेंट्रेट किया, और कॉन्सेंट्रेट करने के बाद वो वापस किसको भेजता है, पैनक्रियाज जूस के साथ साथ ड्यूडनम रिलीज करता है। जो पैनक्रियाज क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करेगा। लीवर क्या किया, बाइल जूस बनाया, किसको दिया, गाल ब्लैडर को। गाल ब्लैडर क्या किया, उसको कॉन्सेंट्रेट किया 7 to 8 टाइम, और उसको पैनक्रियाज के साथ साथ ड्यूडनम में रिलीज कर दिया ताकि डाइजेशन हो पाए।
ठीक है। तो यहाँ पे बाइल जूस है, बाइल जूस भी आएगा, और कौन कौन सा इंटेस्टिनल जूस आएगा, इंटेस्टिनियल जूस जो कि इंटेस्टाइन बना रहा है, ठीक है। वॉल ऑफ ड्यूडनम से पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आएगा, और सब के सब क्या करेगा, यहाँ पे मैक्सिमम डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। अब समझते हैं कि मैक्सिमम डाइजेशन हो गया तो क्या क्या किस पार्ट में टूटा। आपको याद होगा मैंने बताया था माउथ में पॉलीसेकेराइड से किस में हो रहा था, डाइसेकेराइड, यहाँ पे डाइसेकेराइड से हो गया आपका मोनोसेकेराइड, अब एब्जॉर्ब हो जाएगा ये। फिर यहाँ पे पेप्टोन से प्रोटीज, प्रोटीन टूटता है पेप्टोन से प्रोटीजेज में, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा अमाइनो एसिड में टूट गया, खत्म। फैट, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट गया। फैट का एक अलग स्टोरी मैं बताऊंगा अभी तुरंत। तो ये आपका आई होप समझ में आ गया होगा यहाँ तक अच्छी तरीके से। ये रहा हमारा फैट का डाइजेशन, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से स्क्रीन पे, फैट डाइजेशन। तो ये देखिए फैट में क्या होता है कि जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारा ब्लड एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि इतने बड़े में होते हैं वो, उसको हमारा बॉडी तोड़ ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता कि किस तरीके का एलिम हमारे बॉडी में ये फूड आया है। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारा बॉडी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर शो कर, जैसे कि देखिए हमारे बॉडी में जो बाइल आया, वो बाइल क्या करता है, जो फैट के ऊपर लेयर बना लेता है, ठीक है। लेयर बना लिया और उसको हम लोग उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मिसल, और मिसल, और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन के बाद हमारा इसको डाइजेस्ट करता है, हमारा फूड स्मॉल स्मॉल पार्ट में तोड़ देता है, और फर्दर इसको हम लोग, इसके ऊपर प्रोटीन लग जाता है बहुत सारा, और वो प्रोटीन को स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग काइलोमाइक्रोन, और वो डाइजेस्ट हो, हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है। देखिए मैं लिखा है यहाँ पे कि फैट मॉलिक्यूल्स आर वेरी लार्जर, सो आवर ब्लड डिड नॉट एब्जॉर्ब, आवर बॉडी कंटेन लिम्फ, हमारे बॉडी में जो लिम्फ होता है, लिम्फ क्या होता है, लिम्फ भी एक तरीके का सिस्टम होता है हमारे बॉडी में, ट्रांसपोर्टेशन है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। जैसे कि ब्लड है, ब्लड के जैसे ब्लड के लिए क्या होता है, वेन्स होते हैं, आर्टरी होते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे लिम्फ भी चलते हैं हमारे बॉडी में। ये लिम्फ क्या होता है, लिम्फ डायरेक्टली हमारा जो सिक्रेशन है हमारा सेल में छोड़ते हैं, समझिए, ये आपके आगे की बात है, आप समझिए अभी इतना ही कि लिम्फ होते हैं, उस लिम्फ का नाम है लैक्टियल, और यही हमारे फैट को ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है, विच ऑब्जॉर्व फैट। फॉर डाइजेशन ऑफ फैट, फर्स्ट फैट क्या होता है, कन्वर्ट होता है किसमें, मिसल में। ये कन्वर्जन ऑफ फैट और मिसल, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। तो फैट डाइजेशन से पहले फैट का क्या होगा, इमल्सिफिकेशन। देखिए ये हमारा फैट था, फैट के ऊपर स्मॉल स्मॉल लगेंगे क्या, बाइल, और बाइल इस प्रोसेस क्या बोले, मिसल, और मिसल अब इसको एब्जॉर्ब करने के लिए इसके ऊपर लगेगा प्रोटीन, और इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन, समझिएगा। तो ये था आपका पूरा फैट डाइजेशन, खत्म होता है यहाँ पे। अब पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें क्या होता है, स्मॉल स्मॉल विलाई होते हैं, एक सीलिया टाइप के, समझिए। विलाई का मतलब इस तरीके से इनवेजिनेशन, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि विलाई होता है, ठीक है, ताकि इस एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर सके, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सके। इसके नीचे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, आपके लिम्फ होते हैं, जो कि फूड डाइजेस्ट हुआ उसको एब्जॉर्ब कर सके और ब्लड में भेज सके, ठीक है। तो ये इस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है हमारा बॉडी में। उसके बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो हमारा बॉडी डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया उसको किस में भेजेगा, सेल में। देखिए लिखा मैंने, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ब्लड टू सेल फॉर एनर्जी कॉल्ड एसिमिलेशन, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये हमारा आखिरी है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम में क्या होता है कि वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, आपने सुना होगा नाम अपेंडिक्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद कोलोन, इसमें क्या होता है, कोलोन का एक स्ट्रक्चर होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से। इसके अंदर एक टीनिया कोलाई का नाम का फाइबर होता है, जो कि इसको पाउच बना के रखता है, अगर उसको आप निकाल दीजिएगा तो ये पूरा पाउच हट जाएगा। ये आपको नहीं पढ़ना, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। रेक्टम समझिए, रेक्टम में क्या होता है, रेक्टम में फर्दर जो हमारा फूड है रेक्टम में आता है, रेक्टम आगे जाके एनल कैनाल बन जाता है, और एनएस के थ्रू ओपन होता है। रेक्टम ही आगे जाके एनल कैनाल बनता है, और फर्दर वो एनएस के थ्रू ओपन होता है। और उस अब एक्सक्रीशन समझिएगा, एक्सक्रीशन में क्या होता है कि रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड और फीकल मैटर फ्रॉम एनएस कॉल्ड एक्सक्रीशन। मतलब वही फूड जो अनडाइजेस्टेड है वो रेक्टम के थ्रू एनाल कैनाल में गया, एनाल कैनाल से बाहर निकल गया, ये हो गया एक्सक्रीशन। आपको पूरा का पूरा मैंने पढ़ा दिया, डाइजेशन, न्यूट्रिशन सब पढ़ा दिया, पूरा खत्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपको नोट्स PDF के फॉर्म में दे दूँगा। और अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।